क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हम हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 140 लिख लेते हैं और ये 2 से इसको हम काटते हैं। 2 सते 14, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से ये 35 बार में कटता है, फिर ये 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर ये 7 से कटेगा। अब जो है 140 के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं आ रही है उसको हम लिख देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 ये संख्याएं आ रही है। तो लिख देंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसी तरह से 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो इसका इकाई का अंक 6 है, इसलिए यह संख्या 2 से कटेगा। 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 2, 3 और 13 आता है। तो लिख देंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुना 13। अब तीसरा क्वेश्चन है 3825। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 3825 हम लिखेंगे, इकाई का अंक इसका 5 है, इसलिए इस संख्या को 5 से काटेंगे। 5 सते 35, 35, 5 36, 5 25, 35 और 3 38, 5 36, 5 25। फिर ये 5 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक हमारा 5 है। तो 5 एकम 5 और 5 25 और 5 तिहाई 15। फिर ये जो है 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3। फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सते 21। फिर ये जो है 17 से कटेगा, 17 से कटेगा तो 17 एकम 17। अब 3825 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 3825 लिखेंगे और 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17 लिखेंगे। 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। इस तरह से 3825 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। अब एक और प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है कि 5005। 5005 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 5005 लिख देते हैं। अब ये संख्या जो है हमारा 5 से कटता है क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 5 से इसको काट देते हैं। फिर ये जो है 11 से कटेगा, 11 9 99, 11 कम 11। फिर ये जो है हमारा क्या चीज़ से कटेगा, तो 7 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। फिर ये 13 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड में 5, 11, 7 और 13 आता है। तो लिखेंगे 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। और 5 नंबर जो प्रश्न है वो है हमारा जो है प्रश्न है 7, 4, 2, 9। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को हमने लिख दिया। लिख देने के बाद इसको हम 17 से काटेंगे। 17 से काटेंगे तो ये 437 बार में कटेगा। फिर ये जो है 19 से काटेंगे तो ये 23 बार में कटेगा। और 23 से इसको काटेंगे तो यह 1 बार में कटेगा। तो अब 74 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 17 गुने 19 गुने 23। इस तरह से हम प्रश्न 1 के प्रश्नों का हल किए। प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 2 के प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न है कि पूर्णांक के निम्न युग्म
के मस और लस ज्ञात करें और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मस गुणे लस के बराबर होता है। प्रश्न है 26 और 91। तो 26 और 91 दो संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 26 हमारा जो है 2 से कटेगा, फिर हम इसको 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 आ जाता है। फिर ये 91 है, 91 जो है हमारा 7 से कटता है, 7 एकम 7, 7 तिरका 21, और फिर यह 13 से कटता है तो 13 एकम 13। अब 26 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 13 दो संख्याएं आ रही है, और 91 के अभाज्य गुणनखंड में 7 गुने 13 आ रही है। मौस अब हमको देखना है कि मौस कितना है। तो मौस निकालने के लिए हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें कौन सी संख्या जो है दोनों में उपस्थित है। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो 26 में 13 आता है और 91 में भी 13 आता है। तो 26 और 91 दोनों का मौस 13 होगा। लौस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 13 जो है किस में ज़्यादा बार में है। तो दोनों में 13 जो है एक ही बार में आया है, तो 13 लिख देंगे। 2 एक ही बार आया है तो 2 लिख देंगे। 7 एक ही बार आया है तो 7 लिख देंगे। अब इसका गुना हम करेंगे। गुना करेंगे तो गुना करने पर हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो गुना करेंगे तो ये गुना जो है 182 आएगा। कितना आएगा? 182। अब प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्या है। अब प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से दो संख्या कौन कौन सी है। तो 26 और 91। तो 26 गुने 91 इसका गुणनफल जो है मौस और लौस के बराबर है। तो मौस कितना आया हुआ है? तो 13, और लौस कितना आया हुआ है? 182। अब इसका गुना हम करेंगे तो गुना करने पर कितना आता है, तो दोनों को गुना करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2366। ये भी गुना करेंगे तो 2366। इस तरह से हम देखते हैं कि दो संख्या जो 26 से 91 है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो 26 से 91 को गुना कर दिए तो 2366 आ गया। मौस उसका 13 है और लौस उसका 182 है। तो 13 और 182 का गुना कर दिए तो 2366 आ गया। तो दोनों बराबर हो गया। अब एक दूसरा प्रश्न है 510 और 92। तो 510 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 बचे 10। और फिर ये हमारा 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5। फिर इस 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21, और 17 से इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा। फिर 92 का हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23। और 510 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 आता, और 92 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 23 आता। अब दोनों के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कौन सी अंक जो है आ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो 2 जो है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है। तो इसका मौस जो है अगर हम निकालेंगे तो दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है, तो 2 इसका जो है मौस हो जाएगा। लौस निकालने के लिए हम देखेंगे कि 2 की संख्या किस में ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा है तो 2 इसमें 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। 23 है, 5 एक बार है, 3 एक बार है और 17 एक बार है। अब सबको हम गुना करेंगे। गुना करेंगे तो कितना आता है हमारा? 23460। कितना आ रहा है? 23460 आ रहा है। 23460 आ रहा है। अब प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न में कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 510 और 92, इसका गुणनफल जो है मौस और लौस के बराबर है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है
कि दो संख्याओं का गुणनफल मौसा और लसा के बराबर है। तो यहाँ दो संख्या यही है 510 और 92 है, तो 510 गुने 92 लिख दिए। अब इसका मौसा कितना है 2 और लसा कितना है तो 23,460। अब दोनों को हम गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आ जाता है तो 46,920। इसको भी हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920। अब एक तीसरा प्रश्न है कि 336 और 54, इसमें भी देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके मौसा और लसा के बराबर होता है। तो सबसे पहले 336 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 अठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 सते 21। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, अब 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 54 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14। 3 से 3 27। फिर 3 एकम 3। अब 336 और 54 दोनों का अभाज्य गुणनखंड तो हम निकाल दिए, तो 336 लिख देंगे। और 336 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आया है तो 1 2 3 4 बार आया, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए। और 3 कितना बार आया, 1 बार, और 7 1 बार आया। और 54 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है, 1 2 और 2 3। अब जो है मौसा निकालेंगे इसका, तो देखेंगे कि दोनों में कौन सा अंक है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ध्यान से देखिएगा, तो 1 2 और 1 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 2 गुने 3 लिख देंगे, तो 2 3 दूनी 6। लसा लिखेंगे तो देखेंगे कि 2 किस में ज़्यादा बार आया, ऊपर वाला में आया, तो ऊपर वाला 2 को लिखेंगे। 4 बार आया है तो 4 बार लिख देंगे। 3 की संख्या नीचे वाला संख्या में ज़्यादा है तो नीचे वाला को लिख देंगे 2 बार 3, और 1 7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 24। अब जो है प्रश्न से क्या है, प्रश्न से ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 336 और 24, तो 336 और गुने 54 दोनों का गुणनफल इनके मौसा और लसा के बराबर है, यानी 6 गुने 30 24। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, ये 1 8 1 4 4। इसको भी गुना करेंगे तो ये भी 1 8 1 4 4 आता है। इस तरह से हम जो है संख्याओं का जो है गुणनफल उनके मौसा और लसा के बराबर होता है। इस तरह के प्रश्नों का हल हम जो है आसानी से कर देते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। और लाइक और कमेंट करना भी न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में डालें ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो मैं हमेशा बनाता रहूं। धन्यवाद। प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के मौसा और लसा ज्ञात करें। प्रश्न है कि 12 15 और 21 दोनों का मौसा और लसा निकालना है। तो सबसे पहले जो 3 को संख्या दिया हुआ है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले 12 दिया हुआ है तो 12 को हम 2 से काटेंगे, 2 छक 12। फिर 2 ये 3 से कटेगा, 6 बड़े 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 से कम 3। फिर 15 को काटते हैं, 3 से कटेगा, 3 पचे 15। फिर ये 5 एकम 5। अब तीसरा एक संख्या 21 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 से 3 सते 21, 7 एकम 7। अब देखते हैं कि 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 12 जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है वो 2 बार आया, 1 बार 3 आया, 2 2 बार 1 बार 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 1 बार और 5 1 बार। 21 के अभाज्य गुणनखंड में 1 बार 3 और 1 बार 7, 1 बार 3 1 बार 7। मौसा निकालना है हम तो क्या करेंगे, मौसा के लिए हम पहले भी बताए हैं आपको
कि तीनों संख्या में जो संख्या उभयनिष्ठ होगा या जो संख्या तीनों में आएगा वही मस होगा। तो ध्यान से देखते हैं, तो 3 जो है 12 में भी आता है, 15 में भी आता है और 21 में भी आता है। तो इसका मस कितना होगा? 3। लसा के लिए हम क्या करेंगे? लसा के लिए हम देखेंगे कि 2 जो है सबसे ज़्यादा किस में है? ऊपर वाला में है, 2 बार है। 3 जो है 1 बार है, 5 भी 1 बार है और 7 भी 1 बार आया। अब इसका गुना करेंगे तो गुना करने पर इसका गुणनफल जो है वो 420 आता है। कितना आता है? 420। इस तरह से हम जो 3 संख्या दिया हुआ है उसका मस और लस निकाल देंगे। एक दूसरी संख्या है 17, 23 और 29। तो 17 का हम अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 17 से ही कटेगा। 23 जो है अभाज्य संख्या है, ये भी 23 से ही कटेगा। और 29 जो है ये भी अभाज्य संख्या, ये भी 29 से ही कटेगा। किसी दूसरी संख्या से ये तीनों संख्या नहीं कटेगी। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है? 17 गुणे 1। और 23 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है? 23 गुणे 1। और 29 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है? 29 गुणे 1। अब तीनों में हम देखेंगे कि तीनों संख्या में कौन सा अंक जो है उभयनिष्ठ है। तो 1 जो है वो तीनों में आता है, इसलिए इन तीनों संख्याओं का मस 1 होगा। लस के लिए हम देखते हैं कि 17, 23 और 29, क्योंकि 17 एक बार आया है, 23 एक बार आया, 29 एक बार आया। 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। और तीनों संख्याओं को हम गुना करेंगे तो 11, 3, 3 और 9 आएगा, यानी 11,339 आएगा। इस तरह से इन 3 संख्याओं का मस और लस हम ज्ञात कर लेंगे। एक दूसरी संख्या है 8, 9 और 25। इसका भी मस और लस निकालना है। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, 2 चौका 8, फिर 2 से ये 2 दूनी 4, फिर 2 से ये 1 बार। फिर हम क्या करते हैं? 9 से निकालते हैं, तो 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3, फिर ये 25 है। तो 9, 8, 9 और 25 तीनों का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला। 8 का अभाज्य गुणनखंड में 2 की संख्या 3 बार आया है। 9 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की संख्या 2 बार आया है। 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की संख्या 2 बार आया। तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 1 मौजूद है, इसलिए 1 हमारा मस होगा। और लसा के लिए 2 3 बार आया है तो 2 को 3 बार लिख दिए, 3 2 बार आया तो 3 को 2 बार लिख दिए, 5 2 बार आया है तो 5 को 2 बार लिख दिए। सभी को गुना किए तो 1800 आया। तो 1800 हमारा लसा हो गया। प्रश्नावली 1.2 के चौथा प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न है कि महत्तम समावर्तक 306, 657, यानी 2 संख्या दिया हुआ है, 306 और 657, दोनों का महत्तम समावर्तक 9 है। तो एलसीएम ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रथम संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों 2 संख्याओं का गुणनफल मस और लस दोनों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी 2 संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना उन संख्याओं के मस और लस के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 संख्या कौन सा दिया हुआ है? एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो 657 लिख दिए। अब मस इनका कितना दिया हुआ है? 9। तो मस के जगह पर यानी HCF के जगह पर हम 9 लिख दिए। और लसा हमारा नहीं दिया हुआ है, लसा को हम लोग क्या लिखते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम लिख दिए। अब क्या होगा? ये 306 हो जाएगा और 657, इसी के नीचे ये 9 आ जाएगा और बराबर एलसीएम यानी लसा लिख देते हैं। अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 तिरका 27 और 3 30, 9 चौका 36, बचता क्या है? 34 गुने
657 बराबर एलसीएम। एलसीएम अब दोनों को गुना करते हैं, दोनों को गुना करने पर क्या आता है? 22, 3, 3 और 8 आता है। यही जो है दो संख्या 306 और 657 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक है। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जब 0 पर समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। तो हम लिखते हैं कि किसी प्राकृत या प्राकृत संख्या को n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक अगर 0 पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। 5 आएगा तभी वो अंक जो है वो 0 पर समाप्त होगा। लेकिन 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आता है। लेकिन 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आता है, 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है। इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। अब देखिए ध्यान से कि प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब 6 का अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। लेकिन 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आता है, 5 नहीं आता। इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो। 1.2 के प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम जो संख्या दिया हुआ यानी जो व्यंजक दिया हुआ उसको हम लिखते हैं।
7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 को लिखते हैं। अब लिखने के बाद में प्लस सी के इधर भी 13 है, प्लस के इधर भी 13 है, तो 13 को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या बचता है? 7 गुने 11, 7 गुने 11, और इधर से यह 13 निकल जाता है तो 1 बचता है। अब क्या करते हैं कि 13 के 13 और 11 सत्ते क्या आ जाता है? 77 और 1 78। अब 13 को हम क्या करते हैं? 77 एक 78 से गुना करते हैं। जब 13 को हम 78 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 13 को 78 से हम गुना करेंगे तो हमारे पास में आएगा 13 पचे 5 13 से 78 में 13 अठे 8 13 24 13 5 13 78 13 91 13 78 13 91 13 अठे 104 4 आएगा, 10 आएगा और 13 सत्ते 91 13 सत्ते 91 और 10 कितना हो गया? 91 और 10 हो गया आपका जो है 101, यानी 1014 आता है। तो 1014 जो आ रहा है और 1014 आ रहा है तो 1014 हम लिख दिए। और एक दूसरा है 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 है। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें एक 5 छूटा हुआ है, ये 6 गुने 5, तो 5 जो है इसमें भी है और इसमें भी 5 जो है छूटा हुआ है, दोनों में 5 है, तो 5 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और जोड़ 1 बचेगा। 5 का 5 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 7 छक 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा? तो 7 छक 42 और 42 से दूनी हो गया आपका 84, 84 हो गया। 84 में हम 12 से गुना करेंगे तो 84 में 12 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48 के 8 हाथ में लगा 4, अब 12 बटे 96, 96 या 4 100, और ये 1 हो जाएगा। तो अब 5 गुने ये अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 0 और 9 हो जाएगा। फिर ये गुना करेंगे तो 5 0 45। अब एक आ रहा है 1014 और दूसरा आ रहा है 5045। लिखेंगे ये दोनों भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ये दोनों भाज्य संख्या है क्योंकि दोनों भाज्य संख्या है, क्योंकि हम इन संख्याओं को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये दोनों भाज्य संख्या है क्योंकि इन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जो है क्योंकि 10 और 14 जो आया है, 10 और 14 को जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये जो है 10 और 14 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये आ गया है 5045, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? इस तरह से यह प्रमाणित हो जाता है कि ये इन संख्याओं का जो हल करते हैं, यह हल जो आता है और इसका जो हल करते हैं, इनको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का टाइम लगता है, यानी एक चक्कर इस तरह से लगाती है तो 18 मिनट का समय लेती है, और रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है।
तो मान लिया जाए कि इस स्थान से दोनों जो है इसको चक्कर लगाता है, एक ही स्थान और एक ही समय में चक्कर लगा करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः जो है एक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों जो है एक ही दिशा में और एक ही समय चक्कर लगा रहा है। तो एक स्थान पर जिस स्थान से वो चला है उस स्थान पर मिलने कितने समय के बाद मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 12 और 18 जो है दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे 12 और 18 का लॉसअ, 12 और 18 का लॉसअ। तो यहाँ लिख देंगे 12 और यहाँ लिख देंगे 18, दोनों का लॉसअ निकालेंगे। तो 2 से 2 छक 12, दोनों 18। फिर ये 2 से 2 तिहाई 6, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। अब तो इसका हल नहीं होगा तो इसका लॉसअ जो आया हुआ है 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। अब इसको गुना करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। तो 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 जो आ रहा है वो मिनट, यानी 36 मिनट के बाद दोनों जो है एक दूसरे से मिलेगा। और 36 मिनट में जो है सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, तो 36 मिनट में ये 2 चक्कर लगा करके यहाँ पर आ जाएगी। सोनिया 36 मिनट में 2 चक्कर लगा के यहाँ पर आ जाएगी जहाँ से वो चली थी। और रवि जो है 3 चक्कर जब लगाएगा तब इस सोनिया के पास में आएगा। 3 चक्कर लगाने पर 36 मिनट रवि का पूग जाएगा, तो सोनिया का 2 चक्कर लगा करके वो रुक जाएगी। और रवि 3 चक्कर लगा करके वहाँ सोनिया के पास में आकर के 3 चक्कर लगाएगा, तो फिर जहाँ से वो चला था वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों का मैंने हल आपको बताया है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।